सालों से हम देखते आए हैं संवैधानिक और पारंपरिक तरीके से ये भाषण होता है। ये भाषण सरकार का कार्यकाल जो है उसका एक लेखा जोखा, उसकी विविध योजनाएं ये भाषण में शामिल होती है। मेरे समझ में एक बात अभी तक नहीं आई, सरकार कौन सी भी हो, राष्ट्रपति जी उसकी सराहना करने का ही काम करते हैं। इसके पहले यूपीए सरकार थी और राष्ट्रपति यही थे। आज सरकार एनडीए के है, राष्ट्रपति वही है। मुझे ऐसा लगता है सरकार के अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। अगर कोई गलतियां है तो वो भी निर्देशित करनी चाहिए और आने वाले बजट में क्या होना चाहिए उसकी सूचना भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर शर्मा जी ने बड़े विस्तार से अच्छे ढंग से गए 2.5 साल का सरकार का कार्यकाल और सरकार की बहुत सी योजना का यहां विस्तार से उल्लेख किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा ये संघर्ष होता है। विपक्ष हमेशा अच्छे काम के लिए भी सराहना नहीं करते हुए टीका टिप्पणी करते हैं और जनतंत्र में ये होता रहता है। आज मैं थोड़े अलग ढंग से बात करने वाला हूं। हर योजना का उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा। ये देश में जब भी परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन आया, ये परिवर्तन होने के बहुत से कारण थे। सालों से सत्ता में रही हुई कांग्रेस और उनके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, आर्थिक घोटाले हुए। साथ साथ जाति जाति के राजकारण खड़ा करने का काम किया। ये देश के बारे में बताया जाता है विविधता में एकता और एकता में विविधता। हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। यहां रहस्य अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, भौगोलिक परिस्थिति अलग है, और तो भी हम एक हैं। और ऐसे ये देश में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना करके हमारा गठबंधन हुआ एक विचारों के तौर पे, और ये विचार ये था, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है और उनको सम्मान यहां मिलना चाहिए। बाकी लोग का सम्मान नहीं होना चाहिए ये नहीं, लेकिन जो अनुभव आता है सालों से, हमारे घर में अगर कोई शादी होती है, बच्चे का नामकरण होता है, तो लाउड स्पीकर का परमिशन हमें पुलिस स्टेशन से लेना पड़ता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए सुबह सुबह भी लाउड स्पीकर चलता है, दोपहर को भी चलता है और शाम को भी चलता है। कोई पाबंदी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक
पहले वाली की सरकार छोड़ो, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है तो भी सिलसिला चालू है। हमारे मैनिफेस्टो में पहले भी जब श्रद्धेय अटल जी थे, जब भी अटल जी का नाम आता है तो श्रद्धेय शब्द अपने आप मेरे मुंह से बाहर आता है। तभी भी 370 धारा रद्द करने का उसमें आया था, आज का भी आया है, लेकिन इसके ऊपर कोई पहल नहीं होती, कोई आवाज नहीं आता। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर हम अखंड हिंदुस्तान बोलते हैं, अखंड भारत बोलते हैं, तो एक कानून एक के लिए दूसरा कानून दूसरे के लिए क्यों होता है? एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में पैदा होता है, एक दर्द भी होता है। वही बात कर रहा हूं। यस, और करना चाहिए, सभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? एक देश से एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? और ये अभी तक कोई पहल नहीं होती है, ये दुर्भाग्य मैं मानता हूं। राम मंदिर की बात आती है, अभी भी शायद यूपी के इलेक्शन में भी ये बात आई थी। लुभाने की बात होती है, ऐसा अगर मैं बोलूं तो उसमें गलत क्या है? वोटर को लुभाने की। श्रद्धेय अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, यही नाम पे निकाली थी, और जब ये हमारा 1996 की श्रद्धेय अटल जी की सरकार आई तो वही कारण है। 13 दिन की थी, बाद में 13 महीने की थी, बाद में 4.5 साल की थी, लेकिन राम मंदिर का कोई प्रस्ताव आगे नहीं गया। हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ये बोलते हैं राम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। क्या गलत है? अगर उद्धव जी ऐसे बोलते हैं तो हमारे साथी लोग को गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें गलत क्या है? सालों से हम बोलते हैं राम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन कोई ऐसी तारीख कभी बताइए, ये तारीख में, ये साल में पूरा होगा, ये तैयार करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपके हर के मन में ये बात है, आप लोग ये बात उठाने का हिम्मत नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद उठाएंगे, लेकिन हम करते हैं, करने पड़ेंगे कि वही विचारधारा लेके हम आपके साथ आए। ये विचारधारा है क्या है? कभी कभी मन में आता है, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है, नीति और नियत में भी फर्क हो जाता है। सत्ता आती है जाते, हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी हमेशा बोलते हैं, मैंने पार्टी को जन्म दिया तो खाली सत्ता के नहीं दिया, समाज कारण के लिए। 80% समाज कारण, 20% राजकारण, ये प्रिंसिपल लेके उन्होंने पार्टी शिवसेना पार्टी बनाई है। एक भगवा झंडा लिया है, वो शिवराय का भगवा है, श्री कृष्ण अर्जुन का भगवा है, साधु संतों का भगवा है, हमारा देश का भगवा है। इसका हमें गर्व है, और इस मुताबिक हम अगर चलते हैं, लेकिन साथ नहीं मिलती है। कि कभी कभी ये मन में पीड़ा आती है, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं ये सोचता हूं इनको पैदा ही भगवान ने इसलिए किया है कि एक परिवर्तन करें, भारत का नाम दुनिया में रोशन करें। किया भी उन्होंने। आज देश की हमारी इज्जत जो बनी है, इमेज जो बनी है दुनिया में, बहुत आगे चली है। लेकिन दूसरे बाजू में कभी कभी हमारे बाकी लोग के सत्ता का एक, क्या बोलते हैं उसको, मैं अच्छा शब्द नहीं मेरे पास, मस्ती आती है सत्ता की। अभी सालों से हम महाराष्ट्र में, हमें इनके तरफ से बोला जाता था शिवसेना हमारी बड़ी भाई है। अभी हम इतने छोटे हो गए, अरे बड़ा भाई, छोटे भाई को 4 बच्चे हुए, बड़े को 2 ही हुए, इसलिए छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
और हम सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में, हमें उनको पता ही नहीं हम भी है। उनका परिवार बड़ा हो, परिवार बड़ा हो, इसलिए वो बड़ा बन गया। जहां भी हम जाते हैं, एक बात शायद किसी को अच्छी नहीं लगेगी, कभी कभी बोलने में मेरा भी धीरज नहीं होता है कि अभी अभी हमारे बहुत विद्वान साथी मेहताब जी ने बताया, ये यूनियन गवर्नमेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट है और उसका मुखिया हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। चुनाव आता रहता है। आज तक मैंने एक अनुभव किया है, जो भी प्रधानमंत्री बने पार्टी के कारण एक या दूसरी सभा हर स्टेट में लेते हैं। हम 20-20, 25-25, क्या होता है, उसका कारण क्या है, गलती क्या है उसमें, आपको अच्छी लगे या गलत लगे। एक प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट में जाता है चुनाव में, तो अपने वहां के जो भी चीफ मिनिस्टर रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी करता है और फिर वो आदमी मैं छोटा या बड़ा अंतर बाजू में रख के वो टिप्पणी करता है। इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो हमारे प्रधानमंत्री की थोड़ी तो बेइज्जती होती है, ये मैं मानता हूं। बेइज्जती क्यों? हर जगह हम पावर में होनी चाहिए। अगर हमारा काम है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, वो जरूर बताएंगे जनता को। आपका मैनिफेस्टो है वो बताएगा। ललकारता है, ये क्या चलता है? क्यों? ये हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है कि हमारे एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नहीं, वाजपेयी जी को किसी ने नहीं बोला, नहीं बोला है। नहीं, एक किस्सा बताना चाहता हूं। आपने नाम लिया श्रद्धेय अटल जी का। यही सदन में जब ये बाबरी का विषय आया, बाद में गोधरा का विषय आया, हमारे शिवसेना प्रमुख हमेशा बोलते थे गोधरा कांड पहला देखो। अगर गोधरा कांड नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती थी, गुजरात में दंगा फसाद नहीं होता था। समर्थन करते थे और खुला समर्थन करते थे, हकीकत देख के समर्थन करते थे। लेकिन हमारे श्रद्धेय अटल जी बहुत सीधे थे। यहां चर्चा हो रही थी और हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे उनको चीफ मिनिस्टर के हटाओ। थोड़े प्रधानमंत्री अटल जी हिल गए थे, विचार कर रहे थे हटाने का। हर रोज अगर ये होता है, वही टाइम शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ने अटल जी को बोला मोदी जी को हटाना नहीं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। अगर उस टाइम हटाया जाता तो शायद आज के हमारे प्रधानमंत्री बनते या नहीं बनते, ये शंका थे बाबा। अभी महाराष्ट्र की बात बोलता हूं, अपने बड़े भाई की बात उठाई। चुनाव जब ये आया, असेंबली का चुनाव आया, एक चर्चा का इस सिलसिला चलता है, बहुत दिनों तक चलता रहता है। अचानक कोई तो बहाना किया जाता और अलायंस तोड़ा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की 22 प्रचार सभा हुई, यहां के सभी मंत्रीगण वहां आए, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे वो आए, लेकिन अकेले हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी लड़े और 45 से 63 तक गए। आप इतने लोग जाने के बाद आपको 123 मिले, सत्ता आपके हाथ में नहीं, अकेले के आए। क्यों नहीं हम सोचते हैं? पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इमीडिएटली यहां का दिल्ली का चुनाव हुआ। ये हमारी अगर राजधानी हम मानते हैं, यहां हम 24 घंटा रहते हैं, तो भी दिल्ली की असेंबली हमारे हाथ में क्यों नहीं आई? बिहार का चुनाव तो नाम मात्र हमारे कुछ एमएलए बन पाए, वही वेस्ट बंगाल में हुआ, वही तमिलनाडु में हुआ, हर जगह होता है। क्यों हम हमारा हाथ दिखा के, मराठी में हाथ दाखवून लक्षण काय, अवलक्षण, क्यों? कि ये यूनियन गवर्नमेंट हो, उसका मुखिया मैं हूं, मैं प्रधानमंत्री हो, मेरे साथी पूरे देश के ऊपर राज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन ये बात अभी एक बहुत बड़ी अहम बात
सभापति जी बोल के मैं मेरा भाषण खत्म करूंगा। कंटिन्यू करो अभी। मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, बात बड़ी है वो लिखी। नहीं, डोंट प्रॉम्प्ट हिम, ही इज कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। प्लीज कंटिन्यू एंड कंक्लूड। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, पहले दिन मैंने खुद एक हिस्टोरिकल निर्णय ऐसा मैंने बोला था, सराहना की थी। हमारे पक्ष प्रमुख थोड़े रिजर्व थे, लेकिन जब भी अमल होने लगा तो हमें पता चला कि इसका नियोजन कुछ भी नहीं था। कोई भी बड़ा कदम हम उठाते तो एक नियोजन होना चाहिए। 15 लाख करोड़ 500 और 1000 की नोट अगर हम हमारे व्यवहार से निकाल रहे हैं तो गैप हम कैसा भरने वाले हैं? सभी को विश्वास में ले, मैं नहीं बोलूंगा। जो रिजर्व बैंक, जो गवर्नर होता है, एक अलग एंटिटी होती है उनकी, उसको अपने विश्वास में लेना चाहिए। यहां तक मुझे पता है कि हमारे वित्त मंत्री जी भी विश्वास में नहीं लिए थे। परिणाम क्या हुआ? 50 दिन के आज कंप्लीट 90 दिन हो चुके हैं। आज शहरी इलाके में 80% मैं मानता हूं परिस्थिति काबू में आई है, लेकिन गांव में जाके देखो, सर्वे के आंकड़े आते हैं 94%, 90% लोग ने इसका समर्थन किया है। अरे समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन एक हद होती है, उसकी एक सीमा होती है कि 50 दिन के बदले 90 दिन हुए, और कितने दिन लगेंगे? गांव में जाइए। कभी कभी ये देखता हूं मैं, दुर्भाग्य से हमारे भाजपा के साथी भी चुपचाप बैठते हैं। सफर तो होते हैं, गांव में जाते हैं तो हर आदमी पूछता है क्या हुआ। सही बात है, आपको वही बोलना पड़ेगा, वही कल तक यही बोलता था, लेकिन जब तक गांव में जाता हूं तो अभी क्या अनुभव है मुझे पता है, आपको नहीं। प्रमुख रूप से हमने एक निवेदन दिया था वित्त मंत्री जी को। हम प्रधानमंत्री जी को मिले थे, हमारा एक डेलीगेशन शिवसेना का जाके मिला था और एक बात उनके ध्यान में ला के दी थी। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, केरल हो, ये चारों स्टेट में कोऑपरेटिव मूवमेंट बड़े पैमाने पे है और वहां पब्लिक सेक्टर बैंक कम है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक नेटवर्क है। हमारे यहां निर्णय हुआ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का पूरा कारोबार ही बंद कर दिया, बैन ही लगा दिया। आज की स्थिति में एक महाराष्ट्र में 31 जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव 5800 करोड़, उनके पास 500 और 800 की नोट पड़ी है। हर रोज 2.5-3 करोड़ का ब्याज देना पड़ता है उनको, खाली भी। आज भी रिजर्व बैंक लेती नहीं है। क्या बोले, उनको यहां जरा भ्रष्टाचार चलता है, कालाबाजारी चलते है, कोई एक पार्टी की बैंक होती है। ये बैंक कोई पार्टी की नहीं होती है, जनतंत्र से चुने हुए लोग आते हैं और उसके ऊपर नियंत्रण नाबार्ड का होता है, उसके ऊपर नियंत्रण कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का होता है और रिजर्व बैंक का भी होता है। एक उत्तम उदाहरण मैं देना चाहता हूं। महाराष्ट्र की पूरे देश में सबसे बड़ी बैंक महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। कुछ गलत व्यवहार हुए, जो बैंक के डायरेक्टर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार थे, 54 लोग की वो बोर्ड था। जब ये गलत व्यवहार सामने आए रिजर्व बैंक के, वो डिसॉल्व किया उनके कार्यकाल में सरकार में। इसका मतलब उसके ऊपर नियंत्रण होता है, हम मानते नहीं। वहां ऐसा चलता है, वैसा चलता है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव को हम पैसा नहीं देंगे तो कोऑपरेटिव बैंक को भी नहीं मिलेगा, सेवा सोसाइटी को नहीं मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। आज किसान के और मजदूर की क्या हालत है, खेती में काम करने वाले। आप लोगों ने समझना चाहिए, कम से कम मेरे कर्नाटक गुजरात के साथी तो कम से कम हाँ बोलेंगे कि उनको मजदूरी नहीं मिलती है। आज किसान जब भी अपना फसल आया है,
फल आए बाजार में लेके जाना चाहता है, व्यापारी आधे दाम की बात करता है और वो रख भी नहीं सकता है और जरूरतमंद भी होता है, आधे दाम में बेचना पड़ता है। क्यों नहीं गौर से हम देखते उसके ऊपर? क्या सर्वे करते हम? कहां से आंकड़े आते 90%? जब तक हम गांव गांव में नहीं जाएंगे, आम आदमी के पास नहीं पहुंचेंगे, उसकी हालत क्या है जब तक नहीं देखेंगे, तब तक ये ऐसा ही सिलसिला चलता है। इसका नाम क्या देना चाहिए? डेमोक्रेसी है क्या डिक्टेटरशिप है? क्या नाम देना चाहिए? एक दर्द से बात करता हूं मैं, खाली टीका नहीं करता हूं, एक दर्द की बात करता हूं, अनुभव से बात करता हूं। ये हमारा डिमोनेटाइजेशन और किसका पैसा? ये जो किसका पैसा जो गृहिणी अपने घर में बचा बचा के रखती है, वो पैसा बैंक में भरा, ये ब्लैक मनी है। हम सबके पास पैसा होता है, कभी 1000, 2000, 10,000, और नोट का आज वैल्यू कुछ नहीं तो हम बैंक में भरते, ये ब्लैक मनी था। कितना % ब्लैक मनी था? एक बाजू में हम सर्जिकल स्ट्राइक, मानता हूं मैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भी देना चाहता हूं सरकार को भी और हमारे वहां के सोल्जर को भी। एक अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन उसके पहले और उसके बाद फिर भी आतंकवादी आते हैं, हल्ला करते हैं। फिर क्यों नहीं होता सर्जिकल स्ट्राइक? क्यों नहीं हम आमने सामने लड़ते हैं? कितने दिन निषेध हमारा सोल्जर जब ये गुजर जाता है तो सम्मान किया जाता है। इसके फैमिली का क्या सम्मान होता है? कभी हमने सोचा है? क्यों? अडसुल जी प्लीज कंप्लीट। यस, और 2-3 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। नो आज आपको इम्पोर्टेंट लगती है। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नहीं, मैं हकीकत ना आपके बाजू में बोलता हूँ, ना इनकी टीका के लिए टीका करता हूँ। जो एक दर्द है मन में, वो यहां रखने का काम करता हूं। तो हम ये तरीके से क्यों नहीं सोचते? क्यों चुपचाप बैठते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बहुत गर्व से हमने सभी ने बताया। वो बात भी ऐसी थी, मैं मानता हूं, अगर जैसा सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद दूसरे दिन सभी पार्टी को नेता को बुलाया गया, कैसा 24 घंटे में ये काम किया, ये बताया गया, विश्वास पे लिया, तो कम से कम डिमोनेटाइजेशन के बाद भी अगर हम सब पार्टी को बुलाते थे, नेता को बता देते ऐसा किया, ये कारण ये है, आपका साथ मुझे चाहिए, शायद सभी देते थे, अपने सुझाव दे सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये नहीं हुआ। सभापति जी, मेरे साथी लोग की मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बोलने के अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं था। कभी कभी अंदर रखना भी अच्छा नहीं होता है। आज आपने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे को भी तुम 5 साल बिठाते तो जरूर करके दिखाता था। अरे ठीक है, मेरी बात हो गई। मेरी बात जब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं